मानव रचना 107.8 एफएम पर हाजिर है आपका दोस्त फ़हीम लेकर आपके लिए वही शो जो शो आपके बगैर अधूरा है। और भाई देखिए, आप जानते हैं कि रेडियो मानव रचना का ये कार्यक्रम बिना रुके हुए आपके लिए पेश है। और इस कार्यक्रम को मेरे साथ जो आरजेस हैं बारी बारी से आते हैं और उनके साथ बहुत सारे मेहमान आते हैं और अलग अलग सबके टॉपिक होते हैं। लेकिन ख़ास बात जो है वो है सस्टेनेबिलिटी, उसी को लेकर के हम बातें करते हैं। और दोस्तों, आज के हमारे मेहमान स्टूडियो में आ चुके हैं, उनसे बातें करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको इतना बताता हूँ कि आज का जो टॉपिक है वो है एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी। और इसी को लेकर के बहुत सारे सवाल मैं उनसे करूँगा, इनके बारे में बताऊँ। तो इनका नाम है जितिन तनवर। जितिन जी, आपका रेडियो मानव रचना में बहुत बहुत स्वागत है सभी हमारे रेडियो के टीम के मेंबर की ओर से। और जितने भी श्रोता इस वक्त हमें सुन रहे हैं उन सब की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फ़हीम जी, मुझे इस शो पर बुलाने के लिए आपका और सभी श्रोताओं का और पूरी टीम रेडियो मानव रचना की सबको मैं थैंक यू बोलता हूँ। और जितिन जी, जैसा कि आपको मालूम है कि हम एक ये रिकॉर्ड बनाने वाले हैं बिना रुके, बिना कोई पॉज के। और 5 दिन तक हमें लगातार बोलना है। मेरे साथ सारे आरजेस हैं और मुझसे पहले अभी प्रियंका बोल रही थी। इसी तरह से अब मेरे बाद साक्षी आएंगी। तो कहने का मतलब है कि जो रिकॉर्ड है एशिया एंड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, बिना रुके ये रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। और इसमें सभी लोग हमारे साथ हैं और ख़ास तौर से आप जैसे मेहमान आते हैं और आप लोगों को वो बातें बताते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं। अब पर्यावरण की बात करें तो मैं पर्यावरण पर बात करता हूँ, जैसे और आरजे हैं, सबके अलग अलग टॉपिक हैं, किसी का हेल्थ है। लेकिन सस्टेनेबिलिटी की जहाँ तक बात है वो हम उसी को लेकर के बातें करते हैं। तो जितिन तनवर जी, आज हम बहुत सारी बातें करेंगे आपसे। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सेव अरावली ट्रस्ट से भी जुड़े हैं हमारे आज के मेहमान जितिन तनवर। तो जितिन जी, शुरू करें सवालों का सिलसिला। जी फ़हीम जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इस तरह की एक मुहिम चलाई जिसमें 5 दिन लगातार हम लोग सिर्फ एनवायरनमेंट के बारे में बात करेंगे। जी। और आज की अगर हम एनवायरनमेंट की सिचुएशन की बात करें, जो प्रेजेंट सिचुएशन है दिल्ली एनसीआर की, तो कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करना एक बहुत ही बड़ी पहल आपके द्वारा ये करी गई है। तो इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। जी, शुक्रिया। नहीं देखिए, क्या है जितिन जी, कोई ना कोई तो कभी ना कभी तो कोई शुरुआत करेगा ना। अगर हम सोचे कि नहीं भाई जितिन जी ये काम करेंगे, जब ये करेंगे तो हम साथ हो लेंगे, बहुत से लोग ऐसा भी सोचते हैं। लेकिन हम ही लोगों में से, इसी समाज में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस काम की शुरुआत करते हैं। और जब वो शुरुआत करते हैं तो बहुत सारे लोग उनके साथ हो जाते हैं। आप इतिहास उठा करके देख लिए, कोई भी काम जब कोई शुरू हुआ है, बल्कि उस काम को शुरू करने से पहले बड़ी दिक्कतें और परेशानियां भी आती हैं। लेकिन जिसको करना है, जिसने ठान लिया है, जिसका जज्बा बुलंद है, उसे करने से कौन रोक सकता है? वो खुद अपने आप को नहीं रोक सकता जो करना चाहता है। तो इस तरह से जो भी इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहता है। और रही बात पर्यावरण की, तो पर्यावरण को लेकर के सेव अरावली ट्रस्ट कितने काम करता है, आए दिन कुछ ना कुछ करता रहता है। और जिसका सबूत आप हैं, आप लोगों के साथ मिलते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं और जितना हो सकता है आप अपनी पूरी टीम के साथ निकलते हैं और ये नेक काम करते हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ रेडियो की ओर से। और देखिए दोस्तों, अब सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सवालों की जब बात आती है तो जैसा मैंने कहा था कि एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी की आज बात होगी। तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे जितेन जी यही क्यों ना कर लूँ कि एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी आखिर है क्या? फ़हीम जी, बहुत ही बढ़िया आपका सवाल कि एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी क्या है। जी। तो 2 शब्द हैं यहाँ पर, जी। ध्यान से अगर हम देखें, एनवायरनमेंट और सस्टेनेबिलिटी, इन दोनों को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो आसान भाषा में अगर इसको समझें ताकि बच्चे को भी ये बात समझ में आए, जी। तो एनवायरनमेंट हर एक वो चीज़ है जो हमारे आसपास में है। जी। तो अभी हम जैसे इस कमरे में बैठे हैं तो ये हवा जो एसी चल रहा है ये हमारा एनवायरनमेंट है। बिल्कुल। यहाँ से हम यूनिवर्सिटी से बाहर निकलेंगे तो रोड पे गाड़ियाँ चल रही होंगी, पेड़ लगे होंगे, जानवर, पक्षी, ये सभी एनवायरनमेंट हैं। तो एनवायरनमेंट
हर एक इंसान के लिए अलग है। घर में हम बैठते हैं तो एनवायरनमेंट हमारे लिए अलग है। जी तो कहीं ना कहीं हम सब एनवायरनमेंट से कनेक्टेड हैं। हम जी। सांस ले रहे हैं तो एनवायरनमेंट के साथ में हम लोग सांस ले रहे हैं। खाना खाते हैं वो हमको खाना एनवायरनमेंट से मिलता है। तो कहीं ना कहीं हमारी एक जिम्मेदारी बन जाती है, हमको एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना है। जी है ना? जब हम एनवायरनमेंट की चिंता करेंगे तो एनवायरनमेंट हमारी चिंता करेगा। जी। तो ये बहुत ही ज़रूरी है ये चीज़ समझना, हमारे लिए भी और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी। तो जैसा कि आप भी जानते हैं कि फैमिली में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो मान लो कि एक सही काम कर रहे होते हैं, और दूसरे वो लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं मतलब उल्टे काम करते हैं। हर फैमिली में इस तरीके से लोग होते हैं। तो अगर हम अपने पर्यावरण की बात करें या फिर हम अपने पृथ्वी की बात करें तो यहाँ पे भी दोनों तरह के लोग हैं। कुछ लोग एनवायरनमेंट का शोषण कर रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमें ये चीज़ समझनी होगी कि हमें किस साइड जाना है ना? तो ये हम एक छोटे से दूसरे उदाहरण के साथ मैं आपको इस बात को बताना चाहूँगा। जी जी। तो जब हम छोटे हुआ करते थे तो टीवी पे एक ऐड आता था एमसील का। तो एमसील के उस ऐड में क्या होता था कि हमारे एक घर के बड़े बुजुर्ग उस ऐड में हुआ करते थे जो काफ़ी बीमार हैं, और उनकी फैमिली के एक मेंबर आते हैं पेपर्स लेके, उनको बोलते हैं बाबा एक जीरो बढ़ा दो, इसमें प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। इस तरह का वो एमसील का ऐड आता था, है ना? तो वो जब अपने उन बाबा से प्रॉपर्टी बढ़वा लेते हैं और उसके बाद उस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करना, कहीं ना कहीं वो जो छत होती है टपकती होती है, एक बूंद आके उस एक पे गिर जाती है, बूंद मिट जाती है, तो उनकी जो प्रॉपर्टी उन्होंने जिद 4 जीरो आगे लगवाई थी वो जीरो बन जाती है। कहीं ना कहीं ये वही उदाहरण है जो आज की डेट में हम एनवायरनमेंट में देख रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो इस एनवायरनमेंट को लूटने, इसको बर्बाद करने में लगे हुए हैं, और कुछ इस तरीके के लोग हैं जो इसको बचाने में लगे हुए हैं। ठीक है, तो हमें डिसाइड करना है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है जी। और जब हम पर्यावरण की बात करते हैं, एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो अरावली का जिक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। क्यों? क्योंकि हम लोग दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम लोग दिल्ली एनसीआर में हैं। तो जैसे आपके घर में कुछ बड़े बुजुर्ग होंगे, हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं जी, है ना? तो जैसा मैंने बताया कि क्योंकि पृथ्वी पे दो तरह के इंसान होते हैं, तो कुछ लोग होते हैं अपने बड़े बुजुर्गों का बहुत आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। वहीं दूसरे तरह के लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं अपने बड़े बुजुर्गों को शोषण करने में लगे रहते हैं जी। तो अरावली की जब हम बात करते हैं तो अरावली इस पृथ्वी पे अब तक की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। हम लोग हिमालय जानते हैं, हम लोग नीलगिरी जानते हैं, लेकिन अरावली के बारे में कहीं ना कहीं हमको ये बात नहीं मालूम कि वो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। तो यही बात हमको समझनी होगी कि ये जैसे हमारे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं उस तरह से उनका सम्मान होना चाहिए, उस तरीके से हम उन्हें बचाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे वहाँ पे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो मतलब कहीं ना कहीं उसको बचाने की जगह उसको डिग्रेड करने में या फिर उसको बर्बाद करने में लगे पड़े हैं। तो ये बात हमको समझनी पड़ेगी, है ना? तो अगर हम अरावली के, मैं आपके साथ में कुछ फैक्ट शेयर करूं, क्योंकि हम फरीदाबाद में रहते हैं तो हमको अरावली को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा जी। तो सबसे पहली तो बात ये आती है जो मैंने अभी आपको बताया कि भाई ये 2 अरब साल पुरानी हमारी पर्वत श्रृंखला है जी। उसके बाद में कहीं ना कहीं शायद ये लोगों को नहीं पता कि अरावली कहाँ पे मौजूद है। मैं जब भी हमारे शोज होते हैं, हमारे साथ में काफ़ी लोग जुड़ते हैं, हम अरावली यात्रा करवाते हैं सेवा अरावली ट्रस्ट में, अलग अलग डोमेन से लोग आते हैं हमारे साथ जुड़ने, तो उनसे मैं हमेशा अक्सर एक सवाल पूछा करता हूँ कि आपके हिसाब से अरावली कहाँ है? तो वो बोलते हैं कि दिल्ली में है, कुछ बोलते हैं फरीदाबाद में है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को नहीं मालूम कि ये जो अरावली है 800 किलोमीटर लंबी है जी। गुजरात से लेके राजस्थान, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद हरियाणा, फरीदाबाद, बहुत लंबी पर्वत श्रृंखला है और इसका बहुत ज़्यादा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। अगर हम इसको समझें कि क्या रोल है, तो जैसे हमारे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं तो वो उनका एक बहुत मतलब हम सुनते आते हैं उनसे कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया जी, है ना? तो उसी तरीके से जैसे ये पर्वतमाला है, पर्वत श्रृंखला है, काफ़ी पुरानी है, तो इसने कहीं ना कहीं एक ऐसा रोल प्ले किया है जो कहीं ना कहीं हम लोगों को समझना होगा कि उसका इम्पोर्टेंस क्या रहा है। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस हम बात करें कि हम पानी पीते हैं, अभी पर्यावरण पे आते हैं ना, पर्यावरण में पानी हो गया, हवा हो गई और इस तरह की चीज़ हो गई। जब हम पानी पीते हैं तो आप क्या करते हो, मोटर चलाते हो, पानी हमारी बाल्टियों में भर गया, टंकी में भर गया, हम पूछते हैं कि पानी कहाँ से आया, वो बोलेंगे कि भाई ज़मीन में से आया।
अब सवाल आता है कि ज़मीन में पानी कहाँ से आया, है ना? हमने कभी सोचने की कोशिश नहीं करी होगी। तो जब बारिश होती है ना, तो ये पानी जो बारिश से गिरता है कहीं ना कहीं ज़मीन में जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे हमने कंक्रीट के महल बनाए, सड़कें बनाई, वो जो रास्ते थे जो पानी के नीचे जाने के थे, कहीं ना कहीं वो ब्लॉक हो गए। तो जब हम अरावली की बात करते हैं तो अरावली सबसे बड़ा रिचार्ज जोन है। रिचार्ज जोन का मतलब कि जहाँ से ये पानी रिचार्ज हो रहा है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस लोगों को नहीं मालूम। तो ऐसा बोला जाता है कि अगर पूरे इंडिया में जितनी भी बारिश होती है, उस सारे पानी को लाके अगर अरावली में छोड़ दिया जाए, वो सारा पानी ज़मीन में चला जाएगा और हमारे लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो बहुत बड़ी एक इम्पोर्टेंस जो कि लोगों को नहीं मालूम कि ये सबसे बड़ा रिचार्ज जोन है दिल्ली एनसीआर के लिए। उसके बाद में जब हम बात करते हैं कि जब मैंने बताया कि राजस्थान गुजरात, दिल्ली, एक लाइन, अगर आप इसको मैप में देखेंगे ना तो एक लाइन बनती है। तो इस लाइन के दूसरी तरफ है थार डेजर्ट, जिसे हम बोलते हैं रेगिस्तान, और उस जो पर्वतमाला है उसके इस साइड में हम लोग रहते हैं। तो कहीं ना इसने हमें प्रोटेक्ट किया हुआ है, हमें बचाया हुआ है उस रेगिस्तान से। तो अगर ये नहीं होता, ये बैरियर बीच में नहीं आता, तो कहीं ना कहीं हम लोग रेगिस्तान में रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो हमें ये बात भी समझनी पड़ेगी कि कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसकी, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस, क्योंकि ये एक जंगल है। तो यहाँ पे इतने पेड़ पौधे वनस्पतियाँ हैं कि इसको लंग्स ऑफ दिल्ली एनसीआर बोला जाता है। तो हमारा हवा, हमारा पानी, हमारे रिसोर्सेज सब हमको अरावली से मिल रहे हैं। और सब हमको अरावली से मिल रहे हैं। और बात आपकी बिल्कुल ठीक है जितिन जी। देखिए दोस्तों, आज हमारे साथ जितिन तनवर हैं और बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी पर। लेकिन दोस्तों, होता क्या है कि हमारे कोई भी मेहमान आते हैं, जैसे कि आज के मेहमान हैं जो अरावली सेव अरावली ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, और आए दिन कुछ ना कुछ ऐसे फंक्शन होते रहते हैं और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं कि जिसमें लोगों को जागरूक किया जाता है। चाहे वो पानी की बात हो या किसी भी तरह से पेड़ों की बात हो, ये हर चीज़ के लिए बात करते हैं और बहुत सारे लोग मोटिवेट होते भी हैं आप की बातों से। और जो अभी आप बता रहे थे पानी को लेकर के कि अगर पानी यहाँ पर छोड़ दिया जाए, तो इस तरह की जो बातें होती हैं दोस्तों, हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं रेडियो के माध्यम से। और जितिन जी भी अपनी बातें आप तक रख रहे हैं। पहला सवाल उनसे यही था कि ये एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी क्या है, और उन्होंने बताया भी थी। अब अरावली के बारे में अगर मैं कुछ और आपसे जानना चाहूँ जितिन जी, तो अरावली के बारे में कुछ और बताएं। लेकिन उससे पहले मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक पर्यावरण की बात आती है, अब आप देखते हैं कि भाई शहरीकरण भी होने लगा है जितिन जी। आप देखिए, जहाँ पर पहले बड़े बड़े मकान हुआ करते थे, अब वो मकान ना होकर के वहाँ पर फ्लैट बनने लगे हैं। और इस तरह से जब इस तरह से बहुत सारी बिल्डिंग बनती हैं, तो वहाँ पर जो दरख्त होते हैं, पेड़ होते हैं, उन्हें काट दिया जाता है। तो कहना चाहिए कि आज के युग में पर्यावरण प्रदूषण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और बढ़ती जनसंख्या और बड़ी बड़ी इमारतों के कारण पर्यावरण की प्रकृति नष्ट हो रही है। और हर जगह घने पेड़ काट कर बड़े बड़े मकान बन रहे हैं, बिल्डिंग बन रही हैं, उनका निर्माण हो रहा है। ये पर्यावरण पर असर डालता है। और इतना ही नहीं, जहाँ वाहनों का धुआं, अब देखिए आप धुआं की अगर बात कर लीजिए, बहुत सारे ऐसे वाहन होते हैं जो इतना धुआं छोड़ते हैं, तो उस धुएं का भी हमारे पर्यावरण पर जो असर पड़ता है वो बड़ा ख़तरनाक होता है। तो ये सारी बातें हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। और यही सारी बातें करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान जितिन तनवर। तो मैं जानना चाहूँगा जितिन जी आपसे कि अरावली जो है इसके बारे में आप बता तो रहे थे, लेकिन और विस्तार से कुछ हमारे दोस्तों को बताएं अरावली के बारे में। सही बात है फ़हीम जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि हमारी जो जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो जितनी तेज़ी से जनसंख्या बढ़ेगी, सबको पीने के लिए पानी चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए। तो वो सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी? उसके लिए हमें कहीं ना कहीं जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हीं पे डिपेंड रहना पड़ेगा, है ना जी। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि चारों तरफ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्रशासन है, कहीं ना कहीं वो पेड़ों को काट रहा है ताकि वहाँ पे बिल्डिंग्स बनाई जाएं, ताकि वहाँ पे लोग रह सकें। कहीं ना कहीं फिर लोग अब जीवन जिएंगे तो जीवन शैली में उनको कहीं ना कहीं कपड़ा चाहिए, कपड़े के लिए फैक्ट्रियाँ लगेंगी, रिसोर्सेज चाहिए होंगे,
है ना। तो ये कहीं ना कहीं एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से पेड़ इतने ज़्यादा कट रहे हैं। तो सेव अरावली ट्रस्ट में हमने कहीं ना कहीं ये बात समझी और इसी बात को समझते हुए हमने ये बात ठानी है कि जिस तेज़ी से पेड़ कट रहे हैं और जिस तेज़ी से वनस्पतियों का शोषण हो रहा है, हमको उससे ज़्यादा तेज गति से पेड़ लगाने होंगे, प्रकृति को बचाना होगा। तो इसी मुहिम को चालू करते हुए अभी मैं अगर आपको रिसेंट बताऊं, कल जी अभी रात के 10:20 हो रहे हैं, तो कल सुबह 6 बजे हमारी टीम फरीदाबाद फॉरेस्ट जाएगी, जंगल में जाएगी अरावली के, वहाँ पे जाके हम लोग पेड़ लगाएंगे। काफ़ी सारे लोग इस मुहिम से जुड़ रहे हैं, तो जितने भी श्रोता अगर इस बात को सुन रहे हैं तो मेरी उनसे अपील रहेगी कि सेव अरावली ट्रस्ट के साथ आप जुड़ें, कल फरीदाबाद फॉरेस्ट आएँ, पेड़ लगाएं, ताकि आने वाले 4 सालों में, 8 सालों में जब ये पेड़ बड़े होंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए, हमारे आने वाले बच्चों के लिए ही ये ऑक्सीजन देने का काम और जो बाकी रिसोर्सेज होते हैं वो सब देने का काम यही पेड़ करेंगे जी। तो ये तो बात हुई कि हम क्या कर रहे हैं। तो जहाँ पे मैंने अपनी बात खत्म करी थी पिछले सवाल में फैज जी, वहीं से मैं थोड़ा आगे कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा कि ये तो हमने बात करी कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हमको थोड़ी प्रॉब्लम भी समझनी पड़ेगी कि भाई अरावलीज में ऐसा क्या चल रहा है जिसकी वजह से हमें इतने बड़े कदम उठाने की ज़रूरत पड़ रही है। समस्याएं क्या हैं एक्चुअल में। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे बड़ी जो समस्या है वो है कूड़े के पहाड़। जैसा कि हम देखते आए हैं कि कहीं ना जो अरावली जैसे पहाड़ हैं, जिनको हमारे जो समझदार लोग होते हैं, प्रशासन के लोग होते हैं, वो डंप यार्ड समझने लग जाते हैं। तो आप घर से निकलो, आपको सड़कों पे कूड़े का कचरा दिखेगा। उसके बाद आप अपने इन मेन जंगलों में जाओ, वहाँ पे बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ देखेंगे। तो ये कूड़े के पहाड़ नहीं है, आज की डेट में समस्याओं के पहाड़ बन चुके हैं। सही बात है। क्यों? क्योंकि जो जैसे फहीम जी आप मेरे को बताओ, आप जब सड़क पे चलते हो, आपने अगर हेलमेट नहीं लगाया होगा, आपका चालान काट देती है पुलिस। बिल्कुल, है ना। उसी तरीके से जिस तरीके से आपके लिए रूल बनाए गए हैं, उसी तरीके से जो हमारी नगर निगम होती हैं, जो हमारा प्रशासन होता है, उनके लिए भी नियम कायदे कानून बराबर होते हैं, उनके लिए भी बनाए जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं, और जिसका जो परिणाम होता है वो हमारे जैसे लोगों को, जनता को भुगतना पड़ता है। अब बात आती है अरावली के साथ में क्या गड़बड़ हुई। तो सबसे पहले तो ये जो कूड़े के पहाड़ हम बात कर रहे थे, तो इनको बनाने का भी ना कुछ नियम होते हैं। वो नियम अगर फॉलो हो तो हमारा जो फरीदाबाद है वो भी एकदम इंदौर की तरह साफ सुथरा, स्वच्छ और कूड़े के पहाड़ हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो एक जरूरी चीज़ें होती हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो फॉलो नहीं हो पाते, जिसकी वजह से आज हमारी टीम गई थी। कुछ टाइम पहले भी हमने ये चीज़ें जाके देखी हैं। होता क्या है कि क्योंकि ये कचरे का पहाड़ है, इसमें से बहुत ही ज़्यादा गंदगी रिस के ज़मीन में जा रही है। वहाँ पे कुछ खदानें हैं, उन खदानों में इतने नीचे तक खुदाई हो रखी है कि जो हमारे पीने का पानी होता है, भूजल होता है, उसमें जाके ये गंदगी जाके मिल रही है। और कहीं ना कहीं वो जो गंदगी है वो फिर कूड़े जो ये एक बहुत ही विकराल समस्या ले रखी है। तो अभी कुछ टाइम पहले हमने क्या किया था कि हम लोगों को अपने साथ कनेक्ट करते हैं, एनवायरनमेंट की चर्चा करते हैं उनके साथ में। तो हमने फरीदाबाद, गुड़गांव के सभी डॉक्टर्स के साथ में एक अरावली यात्रा करी। हम उनको मांगरबनी लेकर गए। तो मांगरबनी में अगर आपको बताऊं तो दिल्ली एनसीआर में सबसे खूबसूरत जंगल अगर आपको कहीं पे मिलेगा वो है मांगरबनी। अच्छा जी। वहाँ पे उस जगह को इस तरीके से गांव वालों ने अभी सजा के रखा हुआ है, बचा के रखा हुआ है कि वहाँ पे अगर आप एक लकड़ी का तिनका भी तोड़ देते हो तो आपको श्राप लगेगा, ऐसा वहाँ की मान्यता है। क्या बात है। जिस वजह से आज की डेट में भी वहाँ पे जो पुराने वनस्पति थे, पेड़ थे, बचे हुए हैं। बहुत ही सुंदर कमाल का वो जंगल है। तो वहाँ पे हमने अरावली यात्रा रखी, दिल्ली एनसीआर के सभी डॉक्टर्स को बुलाया, और इस यात्रा में मैं बोलूँगा कि लगभग 50 डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े, एक से एक स्पेशलिस्ट दिल्ली एनसीआर के डॉक्टर। IMA हमारी एसोसिएशन होती है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नाम से, उनके प्रेसिडेंट्स, उनके एक्स प्रेसिडेंट और बहुत बड़े बड़े डॉक्टर, लंग स्पेशलिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट, है ना, सब हमारे साथ जुड़े। हमने उनसे एनवायरनमेंट के बारे में चर्चा करी। हमने पूछा उनसे कि भाई सर, आप लोग बहुत ज़्यादा लर्नेड आदमी हो, आप ज्ञानवान हो, डेली आप पेशेंट्स के बीच में रहते हो, तो आपको क्या लगता है कि किस बाबा ने श्राप दे दिया है कि हमारे दिल्ली एनसीआर के सब लोगों को इस तरह की गंदगी सहनी पड़ रही है, बीमारियों से हम लोग रूबरू हो रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि किसी बाबा ने कोई श्राप नहीं दिया। ये जो प्रशासन का एक रोल होना चाहिए
उन्हें जो एक प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए, उन लोगों ने वो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से जो सारी जो समस्याएं हैं वो हमारे जैसे लोगों को फॉलो करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि उस कूड़े के पहाड़ में से जो गंदगी है, रिस्क के जो ज़मीन में जा रही है, जो जहर उस ज़मीन में जाके मिल रहा है, पानी के साथ में मिल रहा है, उसे कौन पी रहा है? हम पी रहे हैं। एक बार जब ज़मीन में पानी चला गया तो वो उस बंदवाड़ी लैंडफिल का पानी नहीं रहा, वो पूरे दिल्ली एनसीआर की जनता उस पानी को पिएगी। सही बात है। जब हमने हवा को पॉल्यूट कर दिया तो वो हवा हम लोगों को ही उसमें सांस लेनी है। हमारा शरीर, अगर हम आयुर्वेद की बात करते हैं, अगर हम अपने मान लो शास्त्रों की बात करते हैं, तो वो हमें बताते हैं कि हमारा जो शरीर है 5 तत्वों से मिलकर बना है ना? जल, अग्नि, वायु जी। और उसके बाद में आकाश और एक और, है ना? तो ये जो 5 हमारे एलिमेंट्स हैं लाइफ के, जब हमने इनको ही पॉल्यूट कर दिया तो क्या हमारा शरीर पॉल्यूट नहीं होगा? क्या हमारे शरीर में वो गंदगी नहीं आएगी? तो वही वो गंदगी, वही वो पॉल्यूटेंट मैं बोलूँगा कि वो हमारे शरीर में आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमें जो ये सारी बीमारियां हैं, कैंसर है हमें स्किन डिसऑर्डर। डॉक्टर्स ने बताया कि आजकल बच्चा जब पैदा होता है तो उसको बचपन में ही नेबुलाइजर लगाना पड़ रहा है, उसको ऑक्सीजन देनी पड़ रही है। ये इस वहाँ पे एक गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर थी, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे पेशेंट आ रहे हैं और ऐसे पेशेंट्स का जो काउंट है, जो नंबर है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि जब मदर ही एक्सपोज रहेगी गंदगी में, सही बात है, गंदी हवा में, गंदे पानी में, तो आने वाले बच्चे पे क्या उसका असर पड़ेगा? सही बात। ये बात डॉक्टर्स बोल रहे हैं। उन्होंने डॉक्टर्स ने बोला कि अगर हमने आज की डेट में, मतलब ये बात हम नहीं बोल रहे, हम बोलते हैं तो कहीं ना कहीं लगेगा भाई क्यों बोल रहे हैं हम, लेकिन ये बात यहाँ के जो दिल्ली एनसीआर के सबसे बड़े डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा कही गई कि आज अगर हमने कोई कदम नहीं उठाया, अगर हमने आज की डेट में जंगल नहीं बनाए, क्योंकि आदमी सोचता है कि भाई मैं तो अमीर हूँ, मेरी 4 लाख की नौकरी है, 10 लाख की नौकरी है, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं अपने घर में एयर प्यूरीफायर लगवा लूंगा, मेरी तो हवा साफ हो जाएगी, मैं पानी पीना होगा तो मैं आरओ से पानी पी लूंगा, मेरा पानी साफ हो गया। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। आप घर से बाहर जाएंगे, सही बात, आपको एनवायरनमेंट सिर्फ घर या फिर एक कमरा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप बाहर जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको इन बातों से रूबरू होना पड़ेगा, आपको तब समझ आएगी। तो देर हो जाए उससे बढ़िया ये है कि अभी हम सब लोग जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा जंगल लगाएं, और जो प्रोटोकॉल्स फॉलो होने चाहिए, जो प्रशासन को रोल प्ले करना चाहिए, वो कहीं ना कहीं हम मतलब उन पे दबाव बनाएं, या फिर उनको बोलें कि भाई आप हमारी जिंदगियों के साथ में छेड़छाड़ करना बंद करो। जी, बात सही है आपकी, बिल्कुल। देखिए दोस्तों, पर्यावरण शब्द पढ़ने, लिखने, बोलने या सुनने में जितना छोटा है ना, इसके मायने उतने ही ज़्यादा बड़े हैं और गहरे भी हैं। प्रकृति यानी कि नेचर से मिली पर्यावरण की शक्तियों का अंदाज़ा लगाना अगर हम बैठेंगे ना, तो मेरे ख्याल से शायद पूरा एक जीवन भी इसके लिए कम पड़ जाएगा। पर्यावरण एक ऐसा विषय है कि जिसके बारे में जितना पढ़ा जाए या लिखा जाए उतना ही कम है। मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़, पौधे, सभी चीज़ें पर्यावरण से ही तो जीवित हैं। पर्यावरण के बिना हम जो अपने आप को इंसान कहते हैं, हम लोगों की ज़िंदगी को जीना असंभव है, मुश्किल है। और हम सभी पर्यावरण के साथ, और पर्यावरण हमारे साथ हर तरह से जुड़ा है। जैसे अभी आप बता रहे थे जितिन जी कि अगर कोई बहुत पैसे वाला है, वो कहता है मैं अपने घर में सारी फैसिलिटीज़ जो है अवेलेबल करा लूँगा, लेकिन घर से बाहर तो कभी निकलेगा भाई। जब घर से बाहर निकलोगे तो ये जो पर्यावरण है, आप इससे अलग कैसे हो सकते हो? तो कहने का मतलब यही है, जैसा बताया जितिन जी ने, कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए। ये जो पेड़ हैं आपके और आपके आसपास के माहौल को बिल्कुल ऐसा बना देते हैं जिससे कि बहुत से, आप देखिए तुलसी के पेड़ की बात हो रही थी, हमारे उस दिन एक ही मेहमान आए थे, तुलसी के पेड़ की, पीपल के पेड़ की बात हो रही थी। अब ये कितने फ़ायदेमंद होते हैं। तो हम लोग कम से कम अपने घर में गमलों में भी लगा सकते हैं, लगाते हैं बहुत सारे लोग, अच्छी बात है। चलिए भाई, ठीक है। लेकिन अब हमारे साथ जितिन जी हैं, तो सवालों का सिलसिला जारी रहेगा जितिन जी, और उसके बाद एक और मेहमान हैं जो आपके साथ होंगे, मैं उनसे भी आपकी मुलाकात कराऊंगा, उनका क्या टॉपिक होगा वो भी बताऊंगा। फिलहाल जितिन जी, मैं एक और सवाल करना चाहता हूं। देखिए, पर्यावरण की बात आई है ना, तो अभी तो हम जहां बैठे हैं, अगर हम वहीं की बात कर लें, सिर्फ उसी शहर की बात कर लें जिस शहर में हम बैठे हैं, फरीदाबाद में, तो फरीदाबाद के जो एनवायरनमेंट है या उसके पर्यावरण के बारे में आपका क्या कहना है? जी फरीद जी, तो बहुत ही बढ़िया सवाल आपने पूछा कि फरीदाबाद के एनवायरनमेंट के बारे में क्या राय है। तो
इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं कुछ फैक्ट्स आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा जो डेटा बोलता है, जो कि सरकारी जो आंकड़े हैं वो बोलते हैं। तो जो मतलब बारिश के पैटर्न होते हैं, है ना, तो अगर हम उनकी बात करें तो 1973 में दिल्ली एनसीआर में 101 दिन बारिश हुआ करती थी। 1985 में वो जो दिन थे 101 से घटकर 64 हो गए जी। 1998 में 64 से घटकर वो 45 हो गए और 2009 में जब इस डेटा को देखा गया तो 25 दिन थे। तो जिस तरीके से 101 से हम लोग 25 तक आ गए हैं, और जो रिसेंट डेटा बोलता है 2016 का, वो बोलता है कि 16 दिन। और जो एक मरुस्थल की डेफिनेशन होती है, जो परिभाषा होती है, वो बोलती है कि अगर 9 दिन ही बारिश हो रही है आपके क्षेत्र में, इसका मतलब ये है कि आप एक मरुस्थल में रह रहे हो, आप एक डेजर्ट में रह रहे हो। तो हम ऑलरेडी 101 से 16 पे आ चुके हैं और 9 तक जाने में ज़्यादा टाइम नहीं है जी। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसे आंकड़े हैं जो हमारी आंखें खोलने के लिए काफ़ी हैं। हमें कोई ना कोई एक बड़ा एक्शन लेने के लिए ये आंकड़े मजबूर कर रहे हैं। उसके अलावा एक और बहुत ही शॉकिंग फैक्ट जो अभी 2 दिन पहले मैंने अखबार के ज़रिए पढ़ा जी, वो ये था कि जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है राजस्थान की, उसने एक सर्वे कराया। तो उस सर्वे के मुताबिक जो 1975 से 2019 तक का उन्होंने डेटा जब मेजर किया तो उसमें 8% का मतलब हुआ लगभग 6000 स्क्वायर किलोमीटर जी, इतना एरिया पहाड़ियों का गायब हो चुका है। बताइए, जो लोग इलीगल माइनिंग कर रहे हैं, जिनके क्रशर्स चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इन पहाड़ियों को पूरी तरीके से गायब कर दे रहे हैं। वो एरिया जहाँ से पहाड़ी गायब हो गई, अब ना तो वहाँ पे आप बंजर ज़मीन हो गई वो एक तरीके से, वो लोग अमीर हो गए, लेकिन इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? आपको, मुझे, हमारी आने वाली जनरेशन्स को। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी हमको समझनी पड़ेगी कि जो लोग इस तरह के कामों में नहीं इन्वॉल्व होते ना, वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं जी। तो वो उन बेचारे भोले लोगों का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होंगे इन सब चीज़ों से। और कहीं ना कहीं जब ये पहाड़ियाँ गायब हुई है ना, तो इन्होंने वो रास्ते खोल दिए हैं, उस मरुस्थल को राजस्थान से दिल्ली की तरफ आने के जो रास्ते थे वो खुल चुके हैं जी। तो कहीं ना कहीं सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग है। अगर हम लोग अभी भी नहीं सुधरे तो अगले 8 सालों में, 10 सालों में हम मरुस्थल में जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो फिर हमारे पास में एक ही ऑप्शन बचेगा। अगर मैं आज की डेट में आपसे बोलूँ कि भाई नहीं, आप राजस्थान में जाके रहो, आपका सबसे पहले दिमाग में ये बात आएगी कि नहीं, वो रहने लायक जगह नहीं है, वहाँ गर्मी होती है, वहाँ पेड़ नहीं होते, हवा नहीं है जी जी जी। तो कहीं ना कहीं हम, दिल्ली भी एक वो रीजन बन चुका होगा हमारे इन एक्शंस की वजह से, अगर हमने आज की डेट में नहीं उठाया जी। तो आपने जो सवाल पूछा था, मैं उस पर वापस आता हूँ कि भाई फरीदाबाद के एनवायरनमेंट के बारे में मेरी क्या राय है। तो एनवायरनमेंट जब हम बात करते हैं ना फ़हीम जी, तो यहाँ पे हवा, पानी, वेस्ट मैनेजमेंट और जो अर्बनाइजेशन हो रही है, जो हम लोग जितनी तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रही है, इन सब के बारे में चर्चा करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जी जी। एयर पॉल्यूशन की बात अगर हम सबसे पहले करें तो जो आंकड़े किसी से छुपे नहीं हैं। आए दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं, एक ही खबर आती है कि भाई आप, फरीदाबाद इस वक्त सबसे पॉल्यूटेड शहर है, दिल्ली इस वक्त सबसे पॉल्यूटेड शहर है। ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा चौंका देने वाले आंकड़े हैं, क्योंकि हम अपनी आने वाली जनरेशन्स को, प्रेजेंट जनरेशन्स को जी एक पॉल्यूटेड शहर में रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं जी। उन्होंने ऐसा क्या गलत किया है कि उन्हें ये चीज़ सहनी पड़े, उन्हें एक पॉल्यूटेड शहर में रहना पड़े जी। आज की डेट में भी जो एक पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 2.10 जो आंकड़े होते हैं, जो बोलते हैं कि जिनसे पॉल्यूशन के बेंचमार्क माना जाता है जिनको, वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल्स पे है इस वक्त। कहीं ना कहीं हमको समझना होगा। तो अब आप सोचेंगे कि हम लोग पेड़ लगा रहे हैं, क्या मतलब, मैं आपसे पूछता हूँ कि पेड़ लगाना मतलब उससे एनवायरनमेंट सुधर जाएगा? नहीं। जब आज से 2 साल पहले जी कोरोना आया था, तब तो किसी ने पेड़ नहीं लगाया था जी, लेकिन हवा अपने आप साफ हो गई थी, पानी अपने आप साफ हो गया था जी। तो जो गंदगी हो रही है ह्यूमन इंटरवेंशन की, हमारे जो थोड़ी गंदी प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनकी वजह से हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो वो एक्शन कर रहे हैं, हमें अपने एक्शंस के साथ में उनके एक्शन को कम करना है। इसलिए पेड़ लगाना जरूरी है, ताकि जिस गति से वो लोग पेड़ काटते जा रहे हैं, उस गति से तेज हमको पेड़ लगाने की जरूरत है।
ताकि वो जो एक गैप बीच में बनता जा रहा है वो कम हो सके। मतलब प्रकृति अपने आप को संभाल लेगी। मतलब अगर हम ये सोचें कि हम प्रकृति को संभालेंगे, हम हवा साफ कर देंगे, हम पेड़ साफ कर देंगे, वो हमारी बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है। प्रकृति अपने आप को संभालने में सक्षम है जी, है ना। हम उससे ना सोचें तो ज़्यादा बेहतर है कि हम प्रकृति संभालेंगे जी जी। उसके बाद में वाटर पॉल्यूशन की हम बात करते हैं। तो वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड एक बहुत ही ज़्यादा मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा। तो लगभग आज से 7 महीने पहले हमारी टीम अरावली में घूमती रहती है। तो हमने कहीं ना कहीं हमें एक बात बताई गई कि भाई पाली के आसपास एक नया कूड़े का पहाड़ अचानक से दिखना शुरू हो गया। अच्छा। तो हमारी टीम सोचने लगी कि कूड़े का पहाड़ तो जब हम फरीदाबाद से गुड़गांव की तरफ जाते हैं वहाँ पे दिखता है, यहाँ पे कहाँ से आ गया। तो हमने उनकी बात कहीं ना कहीं इग्नोर करी, उनकी बात नहीं मानी। तो उन्होंने फिर एक वीडियो एविडेंस बना के जो आसपास के गांव वाले थे उन्होंने हमको भेजा। फिर हमें लगा कि ये तो कुछ सीरियस मैटर है। हमारी टीम वहाँ पे गई, हमने देखा और सारे लोग अचंभे में आ गए कि ये कूड़े का पहाड़ यहाँ पे कहाँ से आया। हमको तब तक बात समझ नहीं आई थी कि ये कूड़े का पहाड़ है या फिर क्या है जी। तब हमने आसपास के गांव वालों से बात करी, वहाँ पे अपनी टीम्स भेजी, चीज़ों को समझने की कोशिश करी। फिर हमको समझ में आया कि जो पूरे हरियाणा का बायोमेडिकल वेस्ट होता है, केमिकल वेस्ट होता है, हजार्डस वेस्ट होता है, वो लाके इस एरिया में डंप किया जा रहा है। अच्छा। तो एक्चुअल में जैसा मैंने आपको बताया कि हर एक चीज़ का प्रोटोकॉल होता है, हर एक चीज़ के रूल आपको फॉलो करने पड़ते हैं। उसी तरीके से इन लोगों को भी वो रूल फॉलो करने थे। इन लोगों का काम था कि उस वेस्ट को डिकम्पोज किया जाए। डिकम्पोज करने के कुछ प्रोटोकॉल्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं, है ना। तो ये लोग कहीं ना कहीं इन्होंने वो रूल्स फॉलो नहीं करे। इन्होंने क्या प्लान बनाया कि इन्होंने पहले तो जो पूरा अरावली का एरिया था पहाड़ी साफ करी, खदान साफ करी, इन्होंने पेड़ वहाँ से काटे, है ना, बहुत बड़े एरिया में। उसके बाद में इनका प्लान था कि उस सारे के सारे बायोमेडिकल हाजार्ड वेस्ट, समझ लो सर आप, मतलब कि केमिकल्स युक्त वो और गंदगी उसमें, उस सब को इन्होंने उस खदान में भर दिया। और इनका प्लान था कि ऊपर से मिट्टी डाल के पेड़ वेड़ लगा के उसको कवर कर देंगे। जिसका दुष्परिणाम ये होता है कि जो हमारा दिल्ली एनसीआर का पानी है जी, वो इतना दूषित होता है कि जो हम बोलते हैं कि हम गुजरात गैस ट्रेजिडी और भोपाल गैस ट्रेजिडी इतनी बड़ी बड़ी उनकी बातें करते हैं, उससे भी ज़्यादा खतरनाक पूरा दिल्ली एनसीआर एक ऐसा मतलब एक टाइम बॉम्ब के ऊपर बैठ जाता है जी, जो हम सोच नहीं सकते। कहीं ना कहीं हमारी टीम ने ये बात रियलाइज़ करी। हमने सबसे पहले पुलिस कंप्लेंट करी, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ क्योंकि मैटर बहुत ज़्यादा सीरियस था। हर किसी की जान यहाँ पे थी उसमें। तो हमने फिर 17 कंप्लेंट्स बनाई, भारत के 17 डिपार्टमेंट्स और इंटरनेशनल, यूनाइटेड नेशंस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, चीफ मिनिस्टर ऑफिस, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और भी काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस में ये हमने कंप्लेंट भेजी। वहाँ से हमारे पास में पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जांच करने के आदेश आए, चीफ मिनिस्टर ऑफिस से जांच करने के आदेश आए। फिर हमें डीसी ऑफिस से बुलाया गया कि भाई आप भी आओ। उन्होंने माइनिंग डिपार्टमेंट वालों को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को, वाटर कंजर्वेशन, पुलिस, बहुत एक बड़ा अपना पूरा दस्ता बना के बोला कि हम सब वहाँ पे जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है। तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं पाया कि हाँ यहाँ पे गड़बड़ घोटाला चल रहा है, इन लोगों ने सही से प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं करे। और हमारी उस शिकायत का असर ये हुआ कि उस कंपनी को तुरंत प्रभाव से बंद करने के आदेश जारी हुए। अच्छा जी, वरना एक बहुत ही बड़ा जो हम बोलेंगे कि वाटर ब्लंडर वहाँ पे होता, पानी पूरी तरीके से दूषित होता था। उसी दूषित पानी को कहीं ना कहीं हम सब पी रहे होते हैं। तो वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, उसके बाद में आता है वेस्ट मैनेजमेंट, जो कि फरीदाबाद में अगर हम वेस्ट की बात ना करें तो कहीं ना कहीं हम एनवायरनमेंट की बात नहीं करते जी। तो अगर मैं एकदम फैक्ट वाली बात करूँ तो जब मैं घर से निकलता हूँ कहीं ना कहीं मतलब साइड में, रोड के साइड में हमको कूड़े का पहाड़, कूड़े कचरा दिखेगा, पॉलीथीन दिखेगी। हाँ। तो फहीम जी आप बताइए, मतलब आपकी क्या राय है कि आज की डेट में अगर हम देखेंगे ना, अभी कल परसों मैंने आइसक्रीम खाई, वो पॉलीथीन में पैक होके आई थी। अच्छा। गोलगप्पे हम खाने जाते हैं, हाँ, वो पॉलीथीन में पैक होके आ रहे हैं। हाँ। खाने पीने का सारा सामान पॉलीथीन में पैक होके आ रहा है। अब ये कंपनियां अपना रॉ मटेरियल बेचनी है, खाना बेचनी है, या फिर ये पॉलीथीन बेचनी है। आप जोमेटो से खाना ऑर्डर करके देखो, इतना सारा प्लास्टिक पॉलीथीन आपके खाने के साथ इस्तेमाल होता है उसमें। अब ये सारा प्लास्टिक जनरेट तो आपने कर दिया, क्या होगा अब इसका? ये सारा का सारा डस्टबिन में जाएगा, डस्टबिन के बाद में कचरे वाला आएगा, इसको उठा के ले जाएगा, फिर ये कूड़े के पहाड़ में जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम सब इसमें जिम्मेदार हैं कि हम सब लोग मिलके ये कचरे के पहाड़, कूड़े के पहाड़ बनाने में इन लोगों की हेल्प कर रहे हैं। मैंने कई बार इस बात को उठाया है कि हमने खाने का ऑर्डर दिया है, हमने प्लास्टिक का ऑर्डर नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं
कहीं ना कहीं इन सही बात। कंपनियों को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी कि भैया अगर किसी ने गोलगप्पे ऑर्डर करे हैं तो आप उसको प्लास्टिक में मत भेजो। क्यों? बंदा गोलगप्पे खा लेगा, उसमें प्लास्टिक का क्या होगा? प्लास्टिक तो जाके आप रोड पे फेंक दोगे, कल सही बात। एक गाय उसको खा रही होगी, कोई ना कोई किसी दूसरे कुत्ते उसको खा रहे होंगे, सही उनके बात। पेट में जाके ये सारी प्लास्टिक और ये सब चीज़ें जमा होंगी। तो ये जिम्मेदारी सभी की है, आपने बिल्कुल सही बात कही कि जिम्मेदारी सिर्फ किसी एक की नहीं है या किसी एक ग्रुप की नहीं है, जिम्मेदारी हम सबकी है। देखिए दोस्तों, सुबह के उजाले से लेकर रात के अंधेरे तक पृथ्वी पर सभी काम पर्यावरण की मदद से ही होते हैं, और इसीलिए प्रकृति या पर्यावरण को कमज़ोर समझना मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। और ऐसे ही देखिए, आज के हमारे मेहमान आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि हमें आइसक्रीम लाए तो साथ में उसके पॉलीथीन मिली, और खाना आता है तो उसके साथ पॉलीथीन आती है। तो ये जो बातें हैं, ये जो लोग करते हैं उनको भी ध्यान रखना है। और जिन पेड़ों की ठंडी हवा में बैठकर हम सांस लेते हैं और ये पेड़ हमें जीवन देते हैं, इनको भी लगाना हमारी ही जिम्मेदारी है। बहुत अच्छी बात आपने बताई अभी, और जो डॉक्टर्स लोगों के बारे में आपने बताया, उनके कहना क्या है, तो बहुत अच्छी बात है। सभी की जिम्मेदारी है, हम हों, डॉक्टर्स हों। और अवेयरनेस की जहाँ तक बात है तो रेडियो मानव रचना भी ये कोशिश करता है कि आप जैसे ज्ञानी लोगों को बुला करके ये बातें और जो आम लोग हैं वहाँ तक पहुँचाई जाए। चलिए जी, जितिन तनवर हमारे साथ हैं। और जितिन जी, आप कहाँ रहते हैं फरीदाबाद में? मैं सर सेक्टर 46 में रहता हूँ। सेक्टर 46 में। मैं आपसे पूछना भूल गया, मैं हमेशा सबसे पूछता हूँ कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन आपसे पूछना भूल गया था। जी। और जितिन जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सेव अरावली ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं और पर्यावरण के लिए बहुत अच्छे और नेक काम कर रहे हैं। चलिए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं जितिन जी। अगला सवाल है जो कि बड़ा अहम है। जैसा मैंने शुरू में आते ही कहा था, सस्टेनेबिलिटी। अब मैं उसी से संबंधित एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ, और इसको आप बहुत सरल भाषा में, देखिए बहुत सारे लोग हैं जो कि ये सस्टेनेबिलिटी के बारे में नहीं जानते, या जानते हैं तो उनको पूरी तरह से मालूमात नहीं है। मैं आपसे चाहता हूँ कि आपके माध्यम से जितने भी लोग सुन रहे हैं उनको बताएं ये सस्टेनेबिलिटी आखिर क्या है, और इतनी आसान भाषा में समझाएं कि अगर कोई भी हमारा एक सब्जी बेचने वाला भी हमारा अगर ये शो सुन रहा है तो वो भी आपकी बातों से इस शब्द को समझ जाए कि सस्टेनेबिलिटी किसको कहते हैं। जी जी फाइन जी। तो बहुत ही भारी भरकम और एकदम कठिन सा शब्द लगता है सुनने में, सस्टेनेबिलिटी। इंग्लिश का शब्द काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पहली बार अगर उसको सुनेंगे, जिन्होंने हाँ। नहीं सुना, तो वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई कि क्या है। कितना ज़्यादा मुश्किल शब्द, क्या इसका मतलब होता होगा। लेकिन इसको अगर समझने बैठे ना तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान चीज़ है ये। तो जी। मैं आपको 20 साल पहले लेके जाना चाहूँगा जी फाइन जी। जी जी। तो मान लो हमारी फैमिली में जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमारी माताएं हमारे लिए खाना बनाती थी। फैमिली में हर तरीके के लोग होते थे, एक छोटा बच्चा भी होता था, बड़े बुजुर्ग भी होते थे, और हमारे पेरेंट्स भी हुआ करते थे, फादर साहब हो गए और बाकी लोग हो गए ना। तो मान लो घर में खाना बनता था जी। तो हमारी माता जी मेक श्योर करती थी वो एकदम समझ से कि खाना इस तरीके से बांटा जाए। मान लो कि घर में खाना कम बना है तो वो खाना बच्चे को भी मिले, वो हमारे बड़े बुजुर्गों को भी मिले, और वो बाकी लोगों को भी मिले, और उनका भी पेट भर जाए। भले ही वो उन्हें खुद भूखा रहना पड़े, लेकिन परिवार का उन्हें पेट भरना होता था। जी जी। यही है एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। हमारे पृथ्वी पे जो वनस्पति हैं, जो जीव जंतु हैं, हम सिर्फ अकेले ऐसे प्राणी नहीं हैं जो पृथ्वी पे रह रहे हैं, है ना। पूरे हमें जब भी हम इन रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं तो हमें ये चीज़ मेक श्योर करनी पड़ेगी, हमें समझनी पड़ेगी कि हम एक तो पहली बात हमारी जो पूर्ति है वो तो हो ही हो, लेकिन जो हमारे आने वाली जनरेशन्स हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उन्हें भी ये चीज़ें कहीं ना कहीं देखने को मिले। आज की डेट में हम अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए क्या दे रहे हैं? हवा हमने दूषित कर दी। उनको कभी पता चलेगा कि साफ हवा क्या होती थी जब पेड़ ही नहीं रहेंगे? सही बात है। आज की डेट में वो जब अरावली में घूमने जाएंगे तो उन्हें तो कूड़े के पहाड़ दिखेंगे आने वाले 10 सालों में। बिल्कुल। तो इसी को बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी, कि हम अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से इस्तेमाल करें कि हमारे लिए तो वो मतलब कहीं ना कहीं हमें मदद करें, लेकिन हमारी आने वाली जनरेशन्स हैं, और सिर्फ आने वाली जनरेशन्स नहीं, अगर हम पानी की बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि पानी सिर्फ इंसान पी रहे हैं,
पानी मछली के लिए भी है, सभी के लिए। पानी जो एक किसान अपनी फसल में लगाता है, पानी उसके लिए भी है। पानी सबका है, पानी पे सबका हक है। कहीं ना कहीं हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि जो ये पानी है इस पे सबका हक है जी। उसी तरीके से जो सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, हवा, पानी, बाकी वनस्पतियाँ, इन सब पे सबका हक है, बराबर हक है। तो हमें ये चीज़ इंश्योर करनी पड़ेगी कि हमारी जो आने वाली जनरेशन्स हैं वो कहीं ना कहीं इन सब का लाभ उठा पाएँ, है ना। अगर हम अपने जंगलों को सिर्फ कूड़े से भर देंगे या फिर अपने रोड्स को कूड़े से भर देंगे तो वो लोग क्या देखेंगे, उनके पास देखने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो हमको कहीं ना कहीं ये इस तरह का लाइफस्टाइल लगाना पड़ेगा या फिर अपनाना पड़ेगा कि उनके लिए चीज़ें बचें और हम भी इसको सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें जी। तो हमें अपने जो पर्यावरण है, पानी है और उसके बाद में हवा हो गई, लैंड हो गया, इन सब को हमें साफ सुथरा रखना पड़ेगा ताकि दूसरे लोग भी इसका बराबर इस्तेमाल कर सकें। अदरवाइज यही होगा कि उन्हें कभी नहीं पता। आज की डेट में हम बहुत ही गर्व से बोलते हैं कि भाई ये हम एक फलाना मंदिर गए थे, हम इस जगह पे घूमने के लिए गए थे, वहाँ पे इतने सारे पेड़ थे। जब हम इन सब चीज़ों को ख़त्म कर देंगे तो फिर हम अपने फ्यूचर मतलब क्या बताएंगे उन लोगों को, सही बात अपने बच्चों को। तो कहीं ना कहीं इसी चीज़ को हम सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं कि इस तरीके से आप चीज़ों का इस्तेमाल करें कि आने वाली जनरेशन्स के लिए भी चीज़ें बची रहें। बात आपकी बिल्कुल ठीक है जितिन जी। सस्टेनेबिलिटी को आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया है और आपने तो एक बड़ी अच्छी मिसाल भी दी थी। क्या कहा था आपने कि माता जी अगर खाना बनाती हैं, अगर घर में खाना बना है और किसी कारणवश वो कम पड़ गया तो माता जी ये इंश्योर करेंगी कि हर परिवार के सदस्य को बराबर खाना मिले, पेट सबका, चाहे वो भूखे रह जाए, चाहे वो खुद भूखी रह जाए। जी 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 जी। अब देखिए दोस्तों, ये जो उदाहरण दिए जाते हैं वो सिर्फ इसलिए दिए जाते हैं कि लोगों को बात आसानी से समझ में आ जाए, बात बहुत हैवी ना हो। अगर सस्टेनेबिलिटी शब्द बहुत हैवी लगता है, उसको कितनी सरल शब्दों में हमारे मेहमान जितिन जी ने आपको बताया है और इसीलिए मैं बार बार शुक्रिया अदा करता हूँ। हर बार मैं ये कहता हूँ कि आप लोगों के बगैर हम अधूरे हैं। आप जो आते हैं इतनी अच्छी जानकारी लोगों को देते हैं, इससे न जाने कितने लोग लाभप्रद होते होंगे और ये अच्छी बात है। और अगला सवाल मैं आपसे करूं, लेकिन मैं इसी बात को थोड़ा सा यही कहना चाहता हूं कि जो सस्टेनेबिलिटी है इसका सलूशन, इसके समाधान की अगर हम बात करें, इसका समाधान क्या है? इसका समाधान एक समाधान नहीं है। इसमें ना फहीम जी, हर किसी को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा जी। यहाँ पे प्रशासन को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, बच्चों को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, आपको अपना, मुझे अपना। हम जब इस रूम से बाहर जाएं तो हमें, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लाइट बंद करके जाएं। अगर हम कहीं पे देखें कि पानी खुला छूट गया तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस नल को बंद कर दें। कहीं ना कहीं अगर हमें दिख रहा है कि भाई यहाँ पे पॉल्यूशन हो रहा है, कोई चीज़ हो रही है, गाड़ी ख़राब है या फिर पॉल्यूशन ज़्यादा कर रही है, तो हम इंश्योर करें कि वो ठीक करा दी जाए। इस तरह की प्रैक्टिस हर किसी को अपने अपने लेवल पे करनी पड़ेगी। तो यही अगर मैं बात करूँ कि जो मैं अपने एक पर्सनल ओपिनियन में समझता हूँ कि सबसे बड़ा रोल आज की डेट में किसे निभाना है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है ना कि दिल्ली एनसीआर में रहते हुए, खास करके फरीदाबाद में रहते हुए, प्रशासन और जो सरकार है उसका एक बहुत बड़ा दायित्व बनता है। क्योंकि अगर हम ऑन पेपर जाके चीज़ों को देखेंगे ना तो एकदम सब चीज़ें बढ़िया चल रही हैं, हर चीज़ के नियम कायदे कानून बने हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो नियम कायदे कानून ना जो आम जनता है उस पर तो थोप दिए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो चीज़ें हम सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अफेक्ट कर रही हैं वहाँ पे उन कानूनों का पालन नहीं किया जाता। तो कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अभी जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि मैं आइसक्रीम खाऊंगा उसमें पॉलिथीन जनरेट हो रही है, गोलगप्पे खा रहा हूँ उसमें पॉलिथीन जनरेट हो रही है, मैगी खाने जा रहा हूँ तो उसमें एक अलग से पॉलिथीन आ रही है। कहीं ना कहीं इसके लिए रेगुलेशंस लाने की ज़रूरत है। ये सरकार को देखना पड़ेगा क्यों उसकी नज़रों में ये चीज़ें हैं, वो खुद देख रही है कि भाई इन चीज़ों से पॉल्यूशन जनरेट हो रहा है। क्या मैं आज से 10 साल पहले आइसक्रीम नहीं खाता था या आज से 10 साल पहले मैं खाना नहीं खाता था, तो आज अचानक से क्यों ये इतनी ज़्यादा पॉलीथीन हर चीज़ में लाई जा रही है? आप चाहे खाना खाओ या फिर आप कुछ भी ऑर्डर करो आप, तो कहीं ना कहीं जो ये कॉरपोरेट्स हैं हमारे घरों को कूड़े से, प्लास्टिक से भर रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं जो ये लोग रोल प्ले कर रहे हैं ना, इस पे रेगुलेशंस लाने की जरूरत है, सरकार को ये समझने की जरूरत है कि ये पृथ्वी सिर्फ अमीर लोगों की नहीं है, यहाँ पे दूसरे लोग भी हैं जो जो इन चीज़ों से अफेक्ट हो रहे हैं। तो वो अगर एक प्रॉपर पॉलिसीज लेके आएंगे, रेगुलेशंस लेके आएंगे, तो कहीं ना कहीं उसका लाभ हम सबको मिलेगा। उसी तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट की जो गाइडलाइंस होती हैं वो जब प्रॉपरली फॉलो करी जाएंगी तो ये जो कचरे के पहाड़, कूड़े के पहाड़ बन रहे हैं, ये सब मतलब नहीं बनेंगे। उसी तरीके से जो हम जैसे बात करते हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि हवा, जो एयर पॉल्यूशन हो रही है, जिसमें कहीं ना कहीं बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे जो व्हीकल्स होते हैं, है ना। उसमें जो एमिशन के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, अगर मैं थोड़ी टेक्निकल टर्म में बात करूँ यहाँ पे, तो उनको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। और रीन्यूएबल एनर्जी जो एक आजकल चलन में भी है, कहीं ना कहीं हमको उस रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ भी जाना होगा, सोलर एनर्जी की तरफ जाना होगा। इस तरह की जो सॉल्यूशंस हैं वो हमें हर चीज़ में लाने होंगे कि हमारे घर में जो बिजली आ रही है वो कोयले से ना आए, क्यों, कोयला ख़त्म हो जाएगा। उसी तरीके से जो हम पानी यूज़ कर रहे हैं वो कम से कम यूज़ हो। तो ये कुछ प्रैक्टिसेस हैं जहाँ पे पॉलिसीज़ और जो रेगुलेशंस हैं सरकार द्वारा जब लाई जाएंगी तो ये कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। उसी तरीके से सरकार को और प्रशासन को ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, लोग अपने घर बना रहे हैं, होता ये है कि बारिश हुई वो सारा पानी खेतों में से गया और सड़कों पे बह रहा है, लोग परेशान हैं, गाड़ियाँ बंद हो रही हैं, वहाँ पे बड़े बड़े ट्रक फंस रहे हैं और कहीं ना कहीं वो पानी जाके नालों में बह रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये एक सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर लाने की ज़रूरत है कि अगर किसी के घर पे बारिश हो रही है तो वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू या फिर किसी दूसरे तरीके से या फिर कोई तालाब बनाए जाएं कि वो पानी सही जगह पे पहुंच जाए, ज़मीन में वो पानी पहुंचे, वेस्ट ना हो। क्योंकि हर साल सेम प्रॉब्लम हमको आ रही है और कहीं ना कहीं हम उसके प्रति कोई सॉल्यूशन नहीं बना पा रहे हैं। तो सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार को जो एक बड़ी जिम्मेदारी लेनी चाहिए वो ये कि लोगों को एजुकेट करने की। लोग गंदगी बहुत ज़्यादा फैला रहे हैं, उनको एजुकेट करना, अवेयर करना कि क्या वो प्रैक्टिसेस फॉलो कर सकते हैं, कैसे वो पेड़ लगाएं। सरकार को जो हमारे एनजीओज होते हैं जो एनवायरनमेंट की बातें करते हैं उनको प्रमोट करना पड़ेगा, उनकी बातें ज़्यादा से ज़्यादा कैंपेन उनको चलाने पड़ेंगे। इस तरह की चीज़ें ना, छोटे छोटे एफर्ट्स हमको करने हैं और इनसे बहुत बड़े जो रिजल्ट्स हैं वो हमको देखने को मिलेंगे। उसी तरीके से ग्रीन प्रोक्योरमेंट एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि सरकार कहीं ना कहीं, मान लो अगर आज की डेट में भी मैं आपके इस यूनिवर्सिटी में मैं अभी आपके रेडियो शो पे बैठा हुआ, तो अभी मुझे थोड़ी देर पहले प्यास लगी थी तो वाटर कूलर वहाँ पे लगा हुआ था। आज की डेट में मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन अब मैं कहीं पे भी जाऊँगा, किसी भी एक सरकारी विभाग में जाऊँ या फिर अब मेरे घर पे भी अगर मैं अपनी बात करूँ, अब तो मैंने इसको चेंज कर दिया, लेकिन मेरे घर में भी मैं ठंडा पानी मेरे को पीना होगा तो मैं फ्रिज में से निकालूंगा। क्यों हम बिजली के थ्रू पानी को ठंडा कर रहे हैं, क्यों मटका हमने चलन से निकाल दिया, है ना। मटके से भी पानी ठंडा होता है। मैं तो मटके का पीता हूँ पानी हमेशा। जी सर, जैसा वही वाली बात है ना कि जो आपके फंस जाता हूँ तो फिर अब देखिए प्यास लगी है, प्लीज वो उठाइए, उधर वाली उठाइए, किसी यूज की हुई है। ये पानी की बोतल नहीं है, ये देखो प्लास्टिक है। ये प्लास्टिक है। अब देखिए अब क्या करूँगा, मैं इसको ढक्कन खोलूँगा और पीना शुरू कर दूँगा। ये हकीकत है। अब मेरा मटका कहाँ है, यहाँ पर नहीं है। लेकिन हाँ, जितना हो सके कोशिश करें, हम प्रयास करें कि इन सब चीज़ों से दूर रहें, तो बहुत कुछ बदलाव आ सकते हैं जितेंद्र जी। बिल्कुल, यही जी, बात आपकी बात को मैंने सॉरी काट दिया था, आपने कहीं वाटर कूलर रखा देखा था। जी, वही मैं वही बता रहा हूँ कि हम पहले जो पानी पिया करते थे ना, जो हमारे चलन में चीज़ें होती थी वो ये होती थी कि कहीं ना कहीं हमें ठंडा पानी पीना है गर्मी में, तो हम मटके से पानी पिया करते थे। लेकिन वो मटका कहीं ना कहीं हमारा चलन से बाहर हो चुका है। पानी हम वाटर कूलर के थ्रू पियेंगे, बिजली अगर नहीं है तो आप ठंडा पानी पी नहीं सकते। उसके बाद में जो पानी है वो प्लास्टिक की बोतलों में आना शुरू हो गया। ये हमारा दुर्भाग्य है। सही बात है। अगर ये इस बोतल में, ये देखो आप हमारे सामने रखिए, 250 ml पानी है सिर्फ। जी जी जी, 250 ml पानी, सिर्फ मतलब 2 घूंट पानी पीने के लिए मैं इतना सारा प्लास्टिक जनरेट कर रहा हूँ। तो कहीं ना इसमें वो सरकार की जो पॉलिसीज जिनकी मैं बात कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हमको कुछ तो ऐसे सॉल्यूशन लाने पड़ेंगे जो प्रकृति के लिए ज़्यादा दुष्प्रभाव ना होंगे। ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, जिन पेड़ों की ठंडी हवा में हमें तपती गर्मी में चैन मिलता है और जिस धूप के सिकाई से हमारे बदन की सर्दी कम हो जाती है और जिस स्वच्छ जल को पीकर हम अपनी प्यास बुझाते हैं, या जिस खेत में उपजे अन्न से हमारी भूख शांत होती है, ये सब पर्यावरण का ही तो खेल है।
और जिस तरह से सुबह, दोपहर, शाम और रात प्रकृति के नियम के मुताबिक होती हैं, ठीक उसी तरह से पर्यावरण के भी कुछ अपने नियम होते हैं मेरे दोस्त। पर्यावरण का हर काम उसके नियम के अनुरूप ही होता है, और जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ होगा, तभी से पृथ्वी पर पर्यावरण की भी उत्पत्ति हो गई होगी, क्योंकि बिना पर्यावरण के दुनिया का बनना मुश्किल ही नहीं, मेरे ख्याल से नामुमकिन है। और आज हमारे साथ हैं हमारे मेहमान जितिन तनवर, जो कि सेव अरावली ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, और बहुत सारी बातें आपको बताई हैं, सवालों का जवाब दे रहे हैं। समय कम है, इसलिए मैं एक छोटा सा और सवाल और कर सकता हूँ जितिन जी? जी सर, बिल्कुल हाँ, बस एक छोटा सा सवाल ये है, आपने जैसा कहा कि भाई जिम्मेदारी तो सबकी बनती है। अगर हम युवाओं की थोड़ी सी बात कर लें, विद्यार्थियों की बात कर लें, तो जो स्टूडेंट्स हैं, उनका क्या रोल हो सकता है इस पर्यावरण को बचाने के लिए? उन्हें कोई ऐसे बहुत बड़ी रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है फ़हीम जी। छोटे छोटे कदम वो उठा सकते हैं और उन छोटे कदमों से ही बहुत बड़े हमको रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। जी। तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने आपको बताया कि हमको रिस्पॉन्सिबल वेस्ट मैनेजमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा, है ना। ये सारी चीज़ें कि जो वो खाना खा रहे हैं, वाटर बॉटल यूज़ कर रहे हैं, जी। कहीं ना कहीं ये उनको ऐसे सॉल्यूशन लाने पड़ेंगे जो हमारे पूर्वजों ने इस्तेमाल करें, क्योंकि उन्होंने भी ज़िंदगी जी है, लेकिन जी। उन्होंने कचरा नहीं मचाया, उन्होंने गंदगी नहीं मचाई। तो हम्म। कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिसेस हमको फॉलो करनी पड़ेंगी। जी। एनर्जी हमें बचानी पड़ेगी। कहीं ना कहीं आज की डेट में जो भी हम हमारे घरों में लाइट यूज़ हो रही है, ये सारी बिजली कोल से जनरेट हो रही है, तो हमको जी। क्लीन एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा, जो कि कहीं ना कहीं हमारी जो गवर्नमेंट है वो इसको प्रमोट भी कर रही है। तो कहीं ना कहीं हमें जो हमारा यूथ है उसको भी इसके प्रति अवेयर करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जो मैं सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ समझता हूँ वो है अवेयरनेस लाना। वो बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं क्योंकि जो हमारी लाइफ है, जो रोज़मर्रा की हमारी ज़िंदगी चल रही है, उसमें हमें नहीं मिल पा रहा टाइम कि हम इन सब चीज़ों के बारे में सोचें। लेकिन कहीं ना कहीं जो लर्नेड लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जिन्होंने इनके बारे में समझा, इन बातों को देखा, उनकी जो बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचनी चाहिए। क्योंकि जब मोबाइल हाथ में हर किसी युवा के हाथ में मोबाइल पहुँच चुका है, उस मोबाइल पे जब आलतू फालतू की हज़ारों बातें पहुँच सकती हैं, तो क्यों समझदारी की बातें उनके मोबाइलों तक नहीं पहुँचाई जा सकती। तो कहीं ना कहीं सरकार को इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा, अवेयर करना पड़ेगा हमारे युवाओं को। और फिर युवाओं की जिम्मेदारी बनती है कि वो इसको समझें और इसको अपनाएं। जी। लेकिन एक साथ साथ और सवाल है, छोटा सा ही है। अभी मैंने विद्यार्थियों की बात की थी, आपने बता दिया कि किस तरह से वो उनका रोल प्ले कर सकते हैं। अगर हम आम जन की बात करें, आम जनता की बात करें, तो उनका भी तो कोई रोल प्ले हो सकता है ना इस एनवायरनमेंट के लिए? जी बिल्कुल। कैसे? तो जब हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं ना, तो उस पर 3 आर लिखे होते हैं। कभी शायद लोगों ने इस पर ध्यान दिया हो या ना ध्यान दिया हो, क्योंकि सरकार को भी कहीं ना कहीं मालूम है, या फिर जो भी हमारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनको भी कहीं ना कहीं मालूम है कि जब एक आदमी इस रिसोर्स को यूज़ कर लेगा, उसके बाद में इसको वो कचरे दान में फेंक देगा। जी। तो वहाँ पे 3 आर हमेशा प्रमोट करे जाते हैं सरकार की तरफ से, जो कि बोलते हैं रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल। तो जिसमें पहला आर है, होता है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब है हमें कम से कम कचरा जनरेट करना है, हमें कचरे को रिड्यूस करना है। फिर आता है रीयूज़। मान लो कि आपने कोई रिसोर्स यूज़ करा, उसके बाद में ये प्लास्टिक की बोतल बच गई, तो इसको कहीं ना कहीं हमें किसी दूसरे इस्तेमाल में लेना पड़ेगा। ये नहीं कि हम इसको फेंक दें, क्योंकि अगर एक बार हमने इसको फेंक दिया तो ये वही जैसे मैंने बताया कि बंदवाड़े के किसी गार्बेज यार्ड में जाएगा और फिर वो एक बड़े से कूड़े के पहाड़ में अपना योगदान दे रहा होगा। बिल्कुल। तीसरी चीज़ जो आर आती है वो होती है रिसाइकल। रिसाइकल का मतलब होता है, रिसाइकल एक आम आदमी के बस की बात नहीं है। रिसाइकल के बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, वो इस प्लास्टिक को पिघलाएंगे, जो पॉलिथीन होगी उसको पिघलाएंगे, उससे कुछ नया रूप दे देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हमें उस लास्ट आर तक नहीं जाना, हमें और आम जो लोग हैं उनको रिड्यूस करना है। जो एक लाइफस्टाइल होता है जिसको बोलते हैं मिनिमलिस्टिक अप्रोच। जितनी आपकी ज़रूरत है आप उतना ही चीज़ों को इस्तेमाल करें, फालतू की चीज़ें ना अपने घर में इकट्ठी करें। तो रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों को ये बात समझ में आए और हम इसको फॉलो करें। उसके बाद में कहीं ना कहीं वही जो मैंने बताया कि लोगों को जो लोकल इनिशिएटिव्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कल एक प्लांटेशन हो रही है,
ऐसी एक्टिविटीज़ के साथ में लोगों को जुड़ना पड़ेगा, जी। क्योंकि आज हम नहीं जुड़ेंगे तो कल ना कहीं मजबूरन एक सरकार की पॉलिसी आएगी, वो बोलेगी जी। कि भई आपको तो पेड़ लगाना ही लगाना है, जी, जी, और फिर जी, उस जी। पे टैक्स भी लगाया जाएगा। हाँ। फिर उस पे टैक्स भी लगाया जाएगा जब आपसे ज़बरदस्ती करवाएँगे। बहुत अच्छा लगा जितिन जी आपसे बात करके। अब समय और ज़्यादा नहीं है, वरना मैं आपसे और भी सवाल करता। बस जाते-जाते बहुत ही कम शब्दों में हमारे जानने वाले जितने भी हैं, सुनने वाले लिसनर्स हैं, आपकी तरफ से क्या संदेश है उनके लिए? उनके लिए ये संदेश है कि वो हमारे साथ प्लांटेशन में जुड़ें, हुँ, क्योंकि ये स्टेप तो हमको लेना ही पड़ेगा। जितने पेड़ कट रहे हैं उससे ज़्यादा हमको लगाने पड़ेंगे, जी। और जो पेड़ कट रहे हैं हमको उन्हें कटने से बचाना होगा। अरावली बचाओ, जीवन अपने आप बचेगा। जी, क्या बात है। तो जितिन तनवर हमारे साथ थे और बहुत सारी बातें की हैं आज पर्यावरण को लेकर के। जितिन जी, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ और अपने रेडियो की टीम की तरफ से, सभी सुनने वालों की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद फ़हीम जी, और और सभी श्रोताओं को, हुँ। आपके सभी लिसनर्स को और आपको और आपकी टीम को मेरा दिल से धन्यवाद। जी। आपने मुझे इस शो में बुलाया, जी। बहुत अच्छा लगा मुझे। बस मैं थोड़ी-सी देर में आता हूँ, तब तक आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फ़ील गुड, फ़ील लाइव।